हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ पार्ट 5 ऑफ द सैलरी। मैंने 4 पार्ट्स में आपको सैलरी अभी तक करवाया है। ठीक है, सैलरी जो चैप्टर है इनकम टैक्स का, वो मैंने अभी तक 4 पार्ट्स कवर किए हैं। वो 4 पार्ट्स में मैंने इसके जितने भी बेसिक सेक्शंस थे, ग्रेच्युटी, पेंशन वगैरह, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अलाउंसेस वगैरह, सारा कुछ वहाँ पे आपको बताया है। अब हमारा टॉपिक नंबर 5 यानी पार्ट नंबर 5 में जो टॉपिक है वो है परकेसेट। तो परकेसेट भी एक सैलरी का ही पार्ट है जो हमें सैलरी के साथ मिलता है और सैलरी में ही इंक्लूड होता है, इसलिए हमें उसकी वैल्यू को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी पर्पज़ के लिए परकेसेट अंडर हेड सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 के अंदर आता है। ठीक है, अब बात यहाँ पे है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है या कितनी वैल्यू परकेसेट के अंदर आएगी या होता क्या है, कौन कौन से परकेसेट्स हमें मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो पार्ट 5 में आपको मैं जो कवर कराऊंगा टॉपिक, मेनली इसका पर्पज़ ये है कि परकेसेट बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन परकेसेट्स हैं सबसे पहले वो बहुत इंपॉर्टेंटली 2 हैं। 2 मेन इंपॉर्टेंट जो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ परकेसेट, उसको सबसे पहले फोकस करना है। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। कौन कौन से परकेसेट हैं करेंगे स्टार्ट, लेकिन दोस्तों उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात यही है कि अगर आपको कोई भी नोट्स किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहली चीज़ है कि परकेसेट है क्या, जिनको ये नहीं पता वो पहले इस चीज़ को समझ लें कि परकेसेट एक तरीके का मॉनेटरी बेनिफिट ही है या फिर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, मतलब मेनली मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। ठीक है, मैटर क्या करता है कि परकेसेट जो टर्म है वो सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 में आती है और उसमें लिखा गया है एक्स्ट्रा बेनिफिट इन एडिशन टू द अमाउंट दैट में लीगली ड्यू बाय द वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड। जो हमने सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं उनके रिगार्डिंग एक एक्स्ट्रा लीगल अमाउंट जो हमें मिल रही है। मतलब अगर कोई आपको वैसे ही कोई चीज़ दे रहा है लीगली, मतलब अगर एक एम्प्लॉयर आपको कुछ एक्स्ट्रा आपकी सर्विसेज के रिगार्डिंग बेनिफिट दे रहा है सैलरी के साथ और लीगली दे रहा है, वो चीज़ क्या है परकेसेट के अंदर आ जाएगी। लेकिन अगर कोई वैसे ही आपको फैमिली बेस्ड गिफ्ट दे रहा है इन नॉट अ जॉब, वैसे ही सिंपल केस ले लो, तो वो चीज़ परकेसेट नहीं है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज के रिगार्डिंग जो हमने काम किया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज जो हमने की, वो लीगल वे में हमें जो एक्स्ट्रा बेनिफिट वो दे रहा है एम्प्लॉय को अपने या उसके हाउस होल्ड को या फिर उसकी फैमिली मेम्बर्स को, तो वो चीज़ क्या मानी जाएगी, परकेसेट के अंदर आ जाएगी। अब बात आती है कि परकेसेट क्या हो सकते हैं। मैंने अभी बताया वो कैश की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो काइंड की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, और अगर हम ये कहें कि हमें इसे वापस करना पड़ता है, अगर हम इसे वापस कर भी दें तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वापस की हुई चीज़ भी परकेसेट के अंदर आ जाएगी। तो रिम्बर्समेंट ऑफ द एक्सपेंसेस, यानी सपोज़ करो कि अगर हमने कोई चीज़ का इस्तेमाल किया, एम्प्लॉयर ने अपनी कोई चीज़ हमें दे दी, उसका इस्तेमाल किया एज अ हमने परकेसेट, तो उसकी वैल्यू को हमने वापस कर दिया, तो हम क्या ये कहेंगे कि वो चीज़ इसमें आ सकती है कि नहीं? तो आंसर इज़ नो। मतलब जितने भी रिम्बर्समेंट हो सकती है, जितने भी एक्सपेंसेस हमने रिम्बर्स कर दिए वो इसमें नहीं आएंगे, इसलिए वो सबसे पहले हमने बीच में से माइनस करने होते हैं। ठीक है, अब बात आती है सबसे पहली चीज़ कि जब भी आप परकेसेट की बात करते हो तो कौन कौन से हो सकते हैं। तो बहुत सारे हैं, लिस्ट में आपको इनकम टैक्स के अंदर मिलेंगे। मेनली 2 मेरा पर्पज़ क्या है, नंबर 1 है रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, रेंट फ्री रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। ठीक है, यानी रेंट फ्री अकोमोडेशन जो आपको मिल रही है रहने के लिए, एक एम्प्लॉयर या एक कंपनी आपने एम्प्लॉय को रहने के लिए या फिर जहाँ पे वो रह रहा है कोई घर अगर दे रहा है, तो उसके रिगार्डिंग आप क्या कर रहे हो, एक परकेसेट ही ले रहे हो उससे। यानी अगर एक एम्प्लॉयर या एक कंपनी ने किसी एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दिया है, अकोमोडेशन दी है, तो वो क्या है, एक परकेसेट ही है। तो वो परकेसेट का रेंट यानी जो भी हमारा बनेगा, अगर रेंट फ्री है, ठीक है, जो मतलब मेन परकेसेट की वैल्यू उसमें क्या बनेगी, उसकी कैलकुलेशन को आपने इसमें समझना है। ठीक है, तो अब बात आती है रूल 3 के अकॉर्डिंगली इसे बताया गया है। तो मैं 2 मेन कराने वाला हूँ, एक रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला, ठीक है, जिसमें अनफर्निश और फर्नीचर के अनुसार होगा, और दूसरा आपका है मेनली मोटर कार का। तो दोनों बहुत अच्छे से समझने हैं। पहला आपका है वैल्यूएशन ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन।
अब रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का मतलब ये है कि मुझे कोई घर मिला है, मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने घर दिया है मुझे, लेकिन उसमें फर्नीचर नहीं है। तो उस केस में क्या होगा? तो ध्यान से केसेस को मतलब करना है कि पहला केस हो सकता है कि अगर अकोमोडेशन आपको किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मिली है, मतलब अगर किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय को क्या दी है, आपके एम्प्लॉय को, यानी या फिर अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या दी है, अकोमोडेशन दी है रहने के लिए, तो वहाँ पे जितनी उस अकोमोडेशन की लाइसेंस फीस बनती होगी, उतनी वही चीज़ किसके अंदर आ जाएगी? परकेसेट के अंदर आ जाएगी। और वो परकेसेट एज अ अंडरहेड सैलरी सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, मैंने सेक्शन रिपीट इसलिए करा ताकि आपको समझ आ जाए कि सैलरी को किस सेक्शन के अंदर डिफाइन करा गया है। सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है। तो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जितनी भी आपकी परकेसेट की लाइसेंस फीस होगी, यहाँ पे वो परकेसेट की वैल्यू बन जाएगी और वो सैलरी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ है, पहली बात ये कि जो आपकी लाइसेंस फीस बनेगी वो तो बनेगी, लेकिन अगर उसमें से कुछ रेंट आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, यानी सपोज करो कुछ ऐसा आपने रेंट लिया, मतलब उस घर का रेंट हो गया, या फिर कोई ऐसे पैसे हैं जो आपने ऑलरेडी उस लाइसेंस फीस में से पहले ही वापस कर दिए थे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो पहले माइनस करने हैं। इतना तो आपको मेरे ख्याल से लॉजिक क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, अब जो दूसरा केस है ना, इसके अंदर दूसरा सर्कमस्टांस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा। कैसे? उसमें आपको केसेस बहुत ध्यान से समझने हैं कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर नहीं है, मतलब गवर्नमेंट ने ये काम नहीं किया, किसी अदर एम्प्लॉयर ने मिलके आपको एम्प्लॉय को क्या दी है? घर दिया है रहने के लिए, अनफर्निश्ड वाला। ठीक है, तो अनफर्निश्ड एम्प्लॉयर मतलब अनफर्निश्ड अकोमोडेशन के लिए अगर अदर एम्प्लॉयर ने कुछ सर्कमस्टांसेस देखी हैं, तो वो हो सकता है कि अगर एम्प्लॉयर का अपना ही वो घर हो, मतलब वो खुद ऑन कर रहा है, यानी उसे किसी से रेंट नहीं लेकर देना पड़ रहा आपको, यानी उसका अपना कोई घर है, उसने उसमें रहने के लिए आपको दे दिया, तो उसमें क्या हो सकता है? अगर उसने एक ऐसी सिटी में दिया है जहाँ की पॉपुलेशन आपकी 10 लाख तक है, 10 लाख तक आपके वहाँ, मतलब जिस जिस शहर की या जिस सिटी की पॉपुलेशन क्या है, 10 लाख तक है, तो वहाँ पे आपको 7.5% ऑफ द सैलरी एज अ परकेसेट देना पड़ेगा, मतलब वो वहाँ पे आपको मिलेगा। यानी 7.5% आपकी सैलरी की वैल्यू क्या मानी जाएगी? परकेसेट मानी जाएगी इसके अंदर। अगर 10 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में आपकी क्या हुई, दैट इज़ पॉपुलेशन हुई, जिस शहर में आप रह रहे हो उस शहर की, उस सिटी की, तो उस केस में आपकी 10% ऑफ सैलरी परकेसेट की वैल्यू मान ली जाएगी, टैक्सेबल परकेसेट मान लिया जाएगा। और अगला केस आता है, अगर आप 25 लाख से ज़्यादा वाली पॉपुलेशन सिटी में रह रहे हो, जैसे कि मुंबई हो गया, उस केस में आपका 15% ऑफ सैलरी परकेसेट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है कि ये केसेस आपको ध्यान से समझने हैं और सैलरी का क्या मीनिंग है वो आपको फर्दर डिफाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर इज़ कि बी, अगर एम्प्लॉयर ने भी रेंट पे लेकर आपको दिया है घर, तो क्या करना है? रेंट पे लेकर दिया है तो जितना रेंट एम्प्लॉयर पे करता था उतना ही रेंट आप देखोगे सबसे पहले। ठीक है, यानी जितना रेंट एम्प्लॉयर ने पे करना है उसके ऊपर उतना ही रेंट अगर एम्प्लॉय दे दे तो वो देखना है, या फिर उसका अलग सिनेरियो क्या बनता है, 15% ऑफ सैलरी ले लेनी है। यानी दो केसेस आपने इसमें से क्लियर करने हैं कि पहला तो जिसमें एम्प्लॉयर की अपना घर है वहाँ पे सिटी को दे के सैलरी का 7.5, 10 या 15 में से जो बनेगा वो ले लेना है। ठीक है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने आपको ऐसा घर दिया है जिसका वो भी रेंट पे कर रहा है, एम्प्लॉयर खुद रेंट पे कर रहा है उस घर का और उस घर में आपको रहने के लिए दे दिया, तो वो ये कहेगा कि जो रेंट मैं पे करने वाला हूँ मुझे आपसे चाहिए, यानी एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, वो आपकी वैल्यू परकेसेट की बन जाएगी। ठीक है, एम्प्लॉय की बन जाएगी। या फिर दूसरा वो देखेगा कि 15% ऑफ सैलरी, दोनों में विच एवर इज़ लोअर वो आपकी परकेसेट की वैल्यू इसमें डाल दी जाएगी। यानी जो ये बी पार्ट है इसमें कौन सी वैल्यू ली जाएगी? जो 15% ऑफ सैलरी से आया और जो आपका एक्चुअल रेंट है उनमें से विच एवर इज़ लोअर आपका आंसर इसमें परकेसेट की वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, ये था आपका अनफर्निश्ड वाला केस। अब बात आती है कि अगर आपको घर ऐसा दिया है एम्प्लॉयर या गवर्नमेंट ने जो कि फर्निश्ड है, पूरा फर्निश, टोटल फर्निश है, यानी आपको पूरा फर्नीचर के साथ दिया है, तो फर्नीचर के साथ दिया वाला जो भी पोर्शन है वो कैसे निकलेगा, उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी?
तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी फर्निश्ड अकोमोडेशन का नाम सुना है तो उसमें सबसे पहले आपको निकालना ही क्या है, अनफर्निश्ड का हिस्सा निकालना पड़ेगा सबसे पहले। यानी आपने ऊपर वाली कैलकुलेशन सबसे पहले करनी है, उसके बाद उसमें एडिशंस करनी है। क्या उसमें एडिशंस करनी है, 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इफ़ ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अगर घर अपना है एम्प्लॉयर का तो उस केस में जितना फर्नीचर है उसकी एक्चुअल कॉस्ट का 10% आपने बीच में ऐड कर देना है उसकी अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू में। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, आपका फर्निश्ड अकोमोडेशन की पर किसिट वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब ये दूसरा केस समझ लीजिए कि जितना रेंट वो पे कर रहा होगा, जो नीचे आपको नोट नंबर 9 में दिया है ना, वो समझो कि इफ़ फर्नीचर इज़ हायर्ड, सिंपल सी बात है, अगर फर्नीचर किसी थर्ड पार्टी का है तो वो एम्प्लॉयर आपको दे रहा है रहने के लिए, एम्प्लॉई को दे रहा है अपने रहने के लिए, तो वो यही कहेगा कि भाई जितना मैं अपना रेंट पे कर रहा हूँ, एम्प्लॉयर जितना रेंट पे कर रहा है थर्ड पार्टी को, अब वो डायरेक्टली एम्प्लॉई पे कर दे उतना ही वैल्यू को। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब आपने फर्निश्ड अकोमोडेशन में क्या सुना, फर्निश्ड अकोमोडेशन में बस इतना ध्यान रखना है कि जितनी अनफर्निश्ड वैल्यू आई है उसमें या तो 10% ऑफ क्या करना है, एक्चुअल कॉस्ट ले लेना है फर्नीचर की, ठीक है, ऐड करनी है, जो अगर एम्प्लॉयर ने अपना घर लिया हुआ है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने किसी से लेकर आपको अपना घर दिया है तो जितना एक्चुअल रेंट होगा वो इसमें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब आता है नोट में ही आपने ध्यान देना है टैक्सेबिलिटी ऑफ होटल अकोमोडेशन। अब होटल अकोमोडेशन की जब भी आप बात करोगे तो होटल अकोमोडेशन में आपने ध्यान रखना है कि अगर होटल भी आपको अनफर्निश्ड तरीके से, वैसे कम होता है चांसेस इसमें कि होटल में तो फर्नीचर मिलता ही है, लेकिन अगर नहीं मिला, कुछ ऐसा आपको प्लेटफॉर्म दे दिया, वहाँ पे ऐसा फ्लैट दे दिया जहाँ पे आप रह रहे हो, रूम रह रहे हो और वहाँ पे फर्नीचर नहीं है, तो उस केस में आपकी जो वैल्यू है वो होने ही नहीं वाली टैक्सेबल, क्योंकि होटल में बिना फर्नीचर के आपको रूम मिल ही नहीं सकता, चांसेस ही कम है, तो इसलिए इट इज़ नॉट अ टैक्सेबल चांस। अब आता है कि अगर आपको फर्नीचर के साथ मिल गया वो होटल का रूम, तो मिलता ही है नॉर्मली, तो फर्नीचर के साथ मिला तो आपने क्या केसेस देखने हैं, आपने दो चीज़ें देखनी है। नंबर 1, जितना चार्ज एम्प्लॉयर उस होटल की अकोमोडेशन को दे रहा होगा उतना ही चार्ज आपको देना पड़ेगा, वही वैल्यू आपकी पर कैसेट की मान ली जाएगी एम्प्लॉय की एक। और दूसरा 24% ऑफ सैलरी आपने लेना है। दोनों में से जो भी कम होगा वो आपकी पर कैसेट की वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। मतलब पहला केस है जितना चार्ज वो पे कर रहा होगा वो देखना है, या फिर दूसरा केस 24% ऑफ सैलरी आपने ले लेनी है। दोनों में से जो भी छोटा होगा, जो भी जिसका भी आंसर कम आया होगा वो आंसर आपका पर कैसेट की वैल्यू के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी, दिस इज़ द होटल अकोमोडेशन टैक्सेबिलिटी। अब बात आती है कि क्या मीनिंग है सैलरी का। तो जब भी आप बात करते हो सैलरी की, तो सैलरी का मीनिंग आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो जब भी आप रेंटल अकोमोडेशन के अंदर आते हो, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन की ओर देखते हो, तो सैलरी का मीनिंग ध्यान से समझ लेना। जितनी भी बेसिक पे है प्लस अलाउंसेस भी आपने लेने हैं, प्लस बोनस या कमीशन भी आपने ले लेना है। अगर कोई मॉनिटरी बेनिफिट भी मिला हुआ एम्प्लॉयर को तो वो भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। हाउएवर, अब ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें आपको ध्यान से देखनी भी पड़ेंगी कि जो नहीं आने वाली। क्या नहीं आने वाला, क्या नहीं आने वाला, DA डेयरनेस अलाउंस तब तक नहीं आपने लेना इसमें जब तक कि वो रिटायरमेंट यानी सुपर एनुटेशन का पार्ट ना बन जाए, रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट ना बन जाए, तब तक DA को आपने इसमें इंक्लूड नहीं करना, डेयरनेस अलाउंस को इसमें लेना नहीं है। ऊपर आपको लिखा था ना अलाउंसेस सारे लेने हैं, लेकिन DA का उसमें दे दिया बाद में, ठीक है, कि कैसे लेना है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू PF अकाउंट, एम्प्लॉयर का जितना भी कंट्रीब्यूशन हुआ होगा उसके प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में, एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में एम्प्लॉयर ने जितना भी पैसा डाला होगा वो इसके अंदर नहीं आने वाला। यानी PF वाला पैसा एम्प्लॉय के जितना भी डाला हुआ है, एम्प्लॉयर ने जितना भी डाला है वो पूरा एग्जेम्प्टेड है यहाँ से, ठीक है, वो इसकी सैलरी में नहीं माना जाएगा। कोई अगर अलाउंस ऐसा है जो ऑलरेडी टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्टेड है टैक्स से, तो वो भी इसमें नहीं लेना, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर कोई ऐसा परकेसेट है जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 के अंदर है, यानी सपोज करो आप रेंटल अकोमोडेशन कर रहे हो, उसकी कैलकुलेशन कर रहे हो और साथ में आपको दे दिया मोटर कार वाला, तो क्या मोटर कार की कैलकुलेशन करके आप बीच में ऐड करोगे इसके सैलरी के? जी नहीं, आप कोई भी और परकेसेट की वैल्यू इसके अंदर नहीं ले सकते
जिस परकेसेट की वैल्यू आप निकाल रहे हो उसमें किसी अदर परकेसेट की वैल्यू बीच में नहीं आनी चाहिए, याद रखना है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में जितने भी परकेसेट होंगे उनकी। और इसके अलावा कोई एक्सपेंडिचर या पेमेंट होगी जो आपने मेडिकल इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग दी है, वो भी इसमें सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। इज इट क्लियर? बहुत ईजी था, सैलरी का मीनिंग कोई मुश्किल की बात नहीं है। हाँ जी, तो हर चीज़ को हमने बेसिकली अच्छे से समझना है, तो उसके लिए प्रैक्टिकल का होना बहुत ज़रूरी है, इलस्ट्रेशन के साथ समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन के साथ जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले अब आप देख सकते हो कि इस कंसेप्ट को समझने के लिए इलस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। इलस्ट्रेशन में आपको ये बताया गया क्या है, इलस्ट्रेशन उसे पढ़ के आप सॉल्व कर लो, आपको भी हो जाएगा साथ में, कि मिसेज अमीशा है, उसने फाइनेंस मैनेजर मतलब लगी हुई है टीएल लिमिटेड में। द कंपनी प्रोवाइडेड हर विद रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन इन मुंबई। कंपनी ने उसे रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन दिया है मुंबई में। अब बात आती है कि उसकी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स के साथ, मतलब उसे क्या क्या मिलता है। उसे बेसिक सैलरी मिल रही है 6,000 रुपये पर मंथ, डीएनएस अलाउंस मिल रहा है 2,000 रुपये पर मंथ, और ब्रैकेट में लिखा है 30% फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट, पॉइंट टू बी नोटेड भाई, ठीक है। यहाँ पे नोट कर लेना कि 30% रिटायरमेंट बेनिफिट का केस क्या है। अभी आपने पढ़ा है सैलरी का केस, अभी आपने सैलरी के मीनिंग पढ़ा है रिटायरमेंट इस डेफिनेशन के अंदर, मतलब रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन के अंदर जो सैलरी है उसके मीनिंग को आपने पढ़ा। तो डीए तब तक नहीं लेना, डीएनएस अलाउंस तब तक नहीं लेना जब तक कि वो रिटायरमेंट में ना आ जाए। तो रिटायरमेंट में इसमें कितना हिस्सा है? 30%। तो 2000 का 30% आपने इसमें ले लेना है। बोनस 1500 पर मंथ है, और कंपनी ने आपको घर दे दिया 1 अप्रैल को। अब यहाँ पे आप कह नहीं सकते कुछ भी, 1 अप्रैल को आपको मिल गया, लेकिन हमने ये डेट नहीं देखनी। उसने चाहे जब मर्ज़ी दिया, जब हम ऑक्यूपाई करेंगे तब हमने उसका जब पे करना है, तो वो पे की गई अमाउंट हमारी परकेसेट हो जाएगी। तो हमने ऑक्यूपाई कब करा? हमने ऑक्यूपाई करा है 1 नवंबर को, ठीक है। तो अब बात आती है कि जो मिसेस अमीशा है उसने कहा कि मैं 1,000 रुपया पर मंथ क्या दे रही हूँ, ऑलवेज कंपनी को रेंट दे रही हूँ, साथ साथ में कि ये लो, इस अमाउंट को कम करते जाओ, इस अमाउंट को कम करते जाओ। यानी जो परकेसेट की अमाउंट है उसमें से ये जो रेंट दिया जा रहा है मिसेस अमीशा द्वारा कंपनी को वापस, वो माइनस हो जाएगा। अब ये बात आती है कि 1 नवंबर को जब उसने घर ऑक्यूपाई किया तो वो कितने मंथ के लिए किया होगा? मैक्सिमम टू 5 मंथ्स, क्योंकि 31 के बाद तो आपका नेक्स्ट ईयर चला जाएगा। तो इसीलिए इस साल में उसने 5 महीने ही क्या किया है, अपने घर को परकेसेट की वैल्यू में रखा है, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगी? तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं सैलरी की, ठीक है, तो सैलरी में आपके पास सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं। तो 6,000 पर मंथ आपका क्या आ गया? बेसिक सैलरी। डीएनएस अलाउंस, डीएनएस अलाउंस का क्या है? डीएनएस अलाउंस का मतलब है 30%, 2,000 का 30%, तो आपको मैंने ऑलरेडी कहा ही था, ठीक है। तो 600 रुपीज़ वहाँ पे आ गए। अब 1500 आपका बोनस था, तीनों को ऐड करने के बाद 8100 इंटू 5 क्यों लिया? क्योंकि 5 महीने की 81 थी पर मंथ सैलरी, और इंटू 5 मंथ यानी 5 मंथ की सैलरी आपकी बन गई 40,500 रुपये, यानी 40,500 आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे कंपनी ने दिया है वो घर, तो कंपनी ने दिया मतलब अब कहाँ पे रहने वाली है वो लड़की? हमेशा कहाँ पे रहती है? दैट इज़ मुंबई में। तो मुंबई की अकॉर्डिंगली आपकी सिटी पॉपुलेशन कितनी होगी? आपने सिटी पॉपुलेशन वाला केस करा ऊपर अभी, कि अगर वो 10 लाख तक की पॉपुलेशन में है तो 7.5 ले लेना है, 10 से 25 तक है तो 10% सैलरी का, अगर 25 से ज़्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी। तो मुंबई है तो भाई 25 लाख से ज़्यादा ही हो पॉपुलेशन वहाँ पे, तो इसीलिए आपकी जो सैलरी है वो है 15% ऑफ जितना आपका सैलरी आया, यानी आपकी वैल्यू क्या निकलेगी? 15% ऑफ 40,500। तो आपकी वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन इन मुंबई कितना बन गया? ₹6,075, 6,075 आपका नॉर्मल पहला केस बन गया। लेकिन क्या अभी तक ये बिल्कुल ख़त्म हो गया? जी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि 6,075 उसकी वैल्यू है अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की जो हमने निकाली है, उसमें से उसने कुछ रेंट ऑलरेडी पे किया हुआ है। तो ऑलरेडी पे करने का मतलब 5,000 बनेगा, क्योंकि 1,000 पर मंथ था, 5 महीने का उसका कितना बन गया? 5,000 रुपये। तो जितनी वैल्यू है उसमें से 5,000 रुपये उसने ऑलरेडी वापस कर दिए हुए हैं अपनी कंपनी को। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उसकी परकेसेट वैल्यू कितनी रह गई? सिर्फ 1,075।
मतलब 1075, ठीक है। अब 1075 तो पहले केस का आंसर आ गया। अब दूसरे केस को ध्यान से समझ लेना। दूसरे केस में कहा कि टीएल लिमिटेड ने अगर अकोमोडेशन खुद ही रेंट पे लिया हुआ है 1200 रुपये में, यानी जो आपकी कंपनी है, मतलब मिसेज अमीशा कंपनी है, कंपनी ने ही क्या किया है, उसे घर लेकर दिया है, लेकिन वो घर भी कंपनी ने भी रेंट पे लेके दिया है, मतलब कंपनी को भी रेंट पे करना पड़ता है वहाँ पे। तो रेंट वाला केस किन किन को याद है, उसमें लोअर ऑफ वाला केस देखना है हमने कि जितना कंपनी ने रेंट पे किया वो, या फिर 15% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अब बात आती है कि 1200 रुपये पर रेंट किसने, मतलब रेंट पर मंथ किसने देना है, कंपनी ने देना है, और वही वैल्यू किसकी बन जाएगी परक्विजिट की, इन केस ऑफ एम्प्लॉय। लेकिन हमने 15% ऑफ सैलरी भी देखना है, विच एवर इज लोअर वो हम उसके बाद देखेंगे। तो अब बात आती है नीचे, तो जब हम सेकंड केस को देखते हैं तो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन रेंट फ्री कितनी बनेगी, 6000 रुपये। कैसे, या फिर रेंट माइनस करने के बाद 5000 रुपये कैसे आया, ये सारी कैलकुलेशन आपको नीचे मिलेगी। उसने कहा कि जितना एक्चुअल रेंट था वो 1200 रुपये पर मंथ था, इंटू 5 करोगे तो 6000 रुपीज़ आने वाला है। ये पहला था पॉइंट। क्लोज 2 में कहा गया था कि जितनी 15% ऑफ सैलरी होगी वो देखनी है। तो 15% ऑफ सैलरी अभी तो आपने ऊपर कैलकुलेशन करी है, तो कितनी कैलकुलेशन आई थी, 6075। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस परक्विजिट, इट विल बी द 6000 नॉट 6075। क्यों, क्योंकि विच एवर इज लोअर। 6000 आपने ले लेना है, 6000 को ऊपर लिया, माइनस करना है, क्यों 5000, क्योंकि उसने रेंट तो पे करा ही है। तो 5000 आपने ऑलरेडी उसमें पे कर माइनस कर दिया, और आपका 1000 क्या वैल्यू आ गई, दैट इज सेकंड केस में वैल्यू आ गई। पहले में 1075 था, इसमें 1000 है। कंफ्यूज नहीं होना, क्यों 1000 है, क्योंकि विच एवरेज लोअर वाला केस है, और लोअर वाला केस कब आता है, जब रेंट पे कंपनी ने घर लेकर आपको दिया हो, ठीक है, या कंपनी खुद रेंट पे कर रही है उस घर का। अब आता है तीसरा केस। तो तीसरे केस को पढ़िए ध्यान से कि अगर कंपनी ने टेलीविज़न प्रोवाइड कराया आपको, रिटर्न डाउन वैल्यू है उसकी 10,000 रुपये, कॉस्ट है उसकी 25,000 रुपये, और 2 एयर कंडीशनर भी आपको दिए हैं। कंपनी ने कहा रेंट पे किया जा रहा है कंपनी द्वारा एयर कंडीशनर के ऊपर 400 रुपये पर मंथ, और टेलीविज़न जो उसको दिया गया है वो दिया गया है 1 जनवरी 2022 को, यहाँ पे 2022 कर लेना, ठीक है, 1 जनवरी 2022 आएगा यहाँ पे। हाउएवर मिसेज अमीशा रिक्वायर्ड टू पे द रेंट 1000, उसे रेंट भी देना पड़ रहा है। 1 जनवरी 2012 और 2022, ठीक है। अब 2022 को उसने टेलीविज़न लिया, और फर्नीचर एयर कंडीशनर जो था वो तो 5 महीने की बात है, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होने वाली है, बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले तो अनफर्निश्ड सबने निकाल लिया, 6075 आ जाएगा, प्लस कर देना है उसके अंदर क्या, उसके अंदर 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर आपने ऐड कर देनी है। अब कॉस्ट ऑफ फर्नीचर मतलब आप जब आते हो यहाँ पे तो कॉस्ट कितनी है आपके टेलीविज़न की, कॉस्ट कितनी है, 25,000 रुपये। तो उसका 10% करोगे, ठीक है, तो वो तो आपका आंसर आने वाला है। तो ध्यान से इसकी कैलकुलेशन समझना। क्या लिखा गया है कि वैल्यू ऑफ रेंट अनफर्निश्ड अकोमोडेशन 6075 हमने पहले बता दिया। वैल्यू ऑफ फर्निश्ड फर्नीचर प्रोवाइड, कितना फर्नीचर उसे प्रोवाइड करा गया वो उसमें ऐड करना है। तो ऐड कैसे करोगे, सबसे पहले 2 एयर कंडीशनर 5 महीने के लिए दिए गए थे उसे, ठीक है, 2 एयर कंडीशनर 5 महीने के लिए दिए गए थे उसे। 2 एयर कंडीशनर का मतलब हुआ 400 रुपये एक एयर कंडीशनर के पर मंथ हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 एयर कंडीशनर हो गए, मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 5 महीने के लिए। तो 5 महीने के लिए उसकी वैल्यू बन गई, प्लस उसके बाद 10% ऑफ कॉस्ट, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। अगर किसी चीज़ की कॉस्ट दी हुई है तो हमने उसका 10% ले लेना है। तो कितनी कॉस्ट दी गई थी टेलीविज़न की, 25,000, तो उसका 10% कर दिया तो 2500 भी आपका आने वाला था, अगर ये गलती कर बैठते आप ठीक है, ये गलती नहीं करनी आपने, जो मैंने अभी आपको रिपीट करता रहा, ये गलती नहीं करनी आपने। ये गलती है अगर आपने 10% ले लिया। अब समझिएगा क्यों मैंने ऐसा कहा।
क्योंकि 10% है पर एनम। अगर आपने ऊपर ध्यान से पकड़ा हो चीज़ को तो ये जो 10% है ये पूरे साल का है, ठीक है। ये जो पूरे साल का है 10% आपने याद रखना है। ये देखो नीचे मैंने लिखा भी हुआ है 10% पर एनम, ठीक है। तो 10% पर एनम का मतलब हुआ पूरे साल का रेट। तो अब आपने कितने महीने का रेट निकालना है? 3 महीने का, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो कितने बन जाएगा? 2.5%। तो जितनी कॉस्ट है उसको 2.5% के साथ करना है, 10% के साथ नहीं करना। इस चीज़ को याद रखना। और सभी कैलकुलेशन जब हमने करी तो मेरा आंसर आ गया 4625। तो 4625 आपकी वैल्यू ऑफ फर्नीचर आ गई, उसे हमने ऊपर ऐड कर दिया। तो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड फर्नीचर अकोमोडेशन मेरी कितनी बन जाएगी? दैट इज़, दोनों को मतलब सिंपल सी बात है कि फर्नीचर प्लस ऐड कर देना है दोनों को, तो आपके आंसर आ जाएगा। यानी आपका फॉर्मूला क्या कहता है, ये देखो, अनफर्निश्ड कितनी आई थी आपकी? 6075, ठीक है, प्लस आपका आंसर कितना आया फर्नीचर का, वो आपने लिख देना है इसके अंदर। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो दोनों को ऐड करने के बाद आ जाएगा, दैट इज 6075 और 4625, दैट इज आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। ये आपने कैलकुलेटेड कर लेना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। और अब बात आती है कि ये जो चीज़ थी आपने कैलकुलेशन की, उसमें गलती बस पर एनम की नहीं करनी जो अभी आपको होने वाली थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में सब मुझे ले रहे थे, मुझे पता है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू दैट समझना भी है कि आप यही गलती करते हो, फटाफट लिखने की कोशिश करते हो। अच्छा 10%, चलो जी चलो। तो मैंने इसीलिए वो ब्रेक बाद में लास्ट में लगाई ताकि आपको ये गलती का पता चले कि ऐसी गलती नहीं करनी है आपने, ठीक है। तो 10% पर एनम है, आपने उसका पहले मंथ वाइज निकालना है। इज इट? चलिए अब बात आती है नेक्स्ट, जो लास्ट आज का टॉपिक है, मोटर कार का कैसे निकालना है। तो मोटर कार का सबसे पहले आपने क्या समझना है कि अगर मोटर कार एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी है, ठीक है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी है, तो वो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के हाथ में टैक्सेबल होने वाली है, बाकी किसी के हाथ में नहीं जाएगी। यानी ऑल एम्प्लॉयज़ के लिए लायबल नहीं होंगे, सिर्फ स्पेसिफाइड होंगे, ठीक है। और अगर कोई भी एम्प्लॉय उस चीज़ को यूज़ कर रहा है और एम्प्लॉयर ने उसे सिर्फ यूज़ करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में वो चीज़ ऑल एम्प्लॉयज़ के हैंड में टैक्सेबल होने वाली है। उसकी मेंटेनेंस का, उसका जो भी ड्राइवर का, ये सारा जो होने वाला है वो ऑल एम्प्लॉयज़ के हैंड में चला जाएगा। पहला केस है कि अगर मोटर कार को एम्प्लॉई द्वारा ऑन किया जा रहा है और एम्प्लॉई ही उसके खर्चों को मेट कर रहा है, तो एम्प्लॉयर तो इसमें आया ही नहीं, तो हमें चाहिए एम्प्लॉयर, तो इसीलिए इसकी वैल्यू नहीं आएगी, इसकी वैल्यू ही टैक्सेबल वैल्यू निल होगी, ठीक है। ये केस ही नहीं आने वाला क्योंकि एम्प्लॉयर का होना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि मोटर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉई, मोटर कार एम्प्लॉई द्वारा ऑन की जा रही है और मेंटेनेंस के खर्चे जितने भी हैं या ड्राइवर के जितने एक्सपेंसेस है वो कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर। मतलब एम्प्लॉई सिर्फ उस कार को ऑन करता है और उसके खर्चे कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। तो अब बात आती है कि अगर वो गाड़ी जो है, मोटर कार है, वो ऑफिस पर्पज़ के लिए है तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं आने वाली। अगर वो प्राइवेट पर्पज़ के लिए है तो जितने खर्चे वो लग रहे होंगे, मतलब एम्प्लॉयर के जितने खर्चे लगे होंगे उसमें से जितने खर्चे ऑलरेडी वापस आ चुके होंगे वो सारे करने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और तीसरा केस है अगर दोनों केसेस में, यानी मतलब प्राइवेट और पर्सनल दोनों ही यूज़ कर लिए मैंने, तो उस केस में आपने कैसे करना है? उस केस में आपको याद रखना पड़ेगा, नंबर 1, जितनी वैल्यू है उसे लिख लेना है, उसमें से माइनस क्या करना है ये केस समझ लेना। उसमें से माइनस क्या करना है? ₹1800 अगर आपकी कार की क्यूबिक कैपेसिटी कितनी है, यानी सीसी कितनी है, सीसी जो वैल्यू है वो कितनी है, 1.6 से कम, मतलब आपकी 1.6 या 1.6 से अगर कम है सीसी कैपेसिटी आपकी कार की, तो वो गाड़ी के ऊपर जो वैल्यू है वो कितनी होगी? 1800। और अगर 1.6 से ज़्यादा है, बड़ी गाड़ी है, मैं छोटी और बड़ी गाड़ी कह देता हूँ, छोटी गाड़ी में 1800 रुपये और बड़ी गाड़ी में 2400 रुपये पर मंथ आपका जो है दैट इज़ माइनस हो जाएगा, ठीक है। या फिर 900 रुपये भी बीच में माइनस करने पड़ेंगे आपको, क्यों? क्योंकि वो ड्राइवर के खर्चे हैं, फिक्स ड्राइवर के खर्चे हैं, 900 रुपये पर मंथ के हिसाब से हैं, पहले बता दो। और अमाउंट जितनी एम्प्लॉय ने पे कर दी होगी वो भी बीच में से माइनस होने वाली है, और उसके बाद जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी दैट इज़
आपकी पर किसेट वैल्यू। तो ध्यान से समझ लेना, जितनी वैल्यू है उसमें से 1800 रुपये तब माइनस करने हैं जब छोटी कार है 1.6 से, मतलब 1.6 या 1.6 से कम वाली कार, और 2400 रुपये तब करने हैं जब बड़ी कार है, और उसके बाद 900 रुपये भी करने हैं क्योंकि ड्राइवर के खर्चे हैं, और लास्ट में आपके पास जितनी वैल्यू होगी अगर एम्प्लॉय ने कुछ वापस करे हैं तो वो भी माइनस कर देने हैं। ठीक है, अब आता है थर्ड केस। थर्ड केस है अगर एम्प्लॉयर ऑन कर रहा है और एम्प्लॉई उसे मेंटेन कर रहा है, मतलब एम्प्लॉयर की गाड़ी है, एम्प्लॉई चला रहा है, एम्प्लॉय मेंटेन कर रहा है, एम्प्लॉय रन कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, मतलब एम्प्लॉय ही सारे खर्चों को कर रहा है, तो एम्प्लॉय जब सारे खर्चों को करता है एम्प्लॉयर की गाड़ी के ऊपर तो भी वो पर किसेट है, तो भी वो वैल्यू आ जाएगी बीच में। कैसे, अगर वो ऑफिस है तो निल है, अगर वो प्राइवेट पर्पस है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, जितनी एक्चुअल कॉस्ट होगी उसका 10% ले लेना है। ठीक है, और उसमें से जो ऑलरेडी पे हुआ होगा वो माइनस कर देना है। अगर दोनों पर्पस के लिए यूज़ करी है तो ऊपर वाला ही केस याद रखना है, बस वैल्यूज़ बदल देनी है कि छोटी गाड़ी के लिए अब आपकी वैल्यू है 600 रुपये, बड़ी गाड़ी के लिए आपकी वैल्यू है 900 रुपये, दैट्स इट पर मंथ। ओके, तो आपने क्या करना है, इस चीज़ को याद रखना है कि अगर आपकी गाड़ी एम्प्लॉयर ऑन कर रहा है, ठीक है, मतलब एम्प्लॉई ऑन कर रहा है, एम्प्लॉयर उसके खर्चे देगा, तो 1800 और 2400 वाला केस है। अगर एम्प्लॉयर की गाड़ी है, एम्प्लॉयर ऑन कर रहा है और खर्चे एम्प्लॉई दे रहा है, तो 600 और 900 के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, अब एक केस अभी भी बाकी है, वो कहते हैं कि अगर एम्प्लॉयर की ही गाड़ी है, एम्प्लॉयर ही उसे खर्चे दे रहा है, तो क्या ये होने वाला है ऐसा? तो बिल्कुल होने वाला है। यूज़ तो हम कर रहे हैं, इसमें यूजेज मेरी ही है, मतलब यूज़ मैं ही कर रहा हूँ, बस गाड़ी और खर्चे एम्प्लॉयर ही दे रहा है, मतलब मैं कोई कुछ नहीं दे रहा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी जो सेकंड केस था वही आ जाएगा। बस आपको याद क्या रखना है, प्राइवेट पर्पस का याद रखना है जिसमें थोड़ा सा चेंज आने वाला है, बाकी ऑफिशियल और बोथ पर्पस के लिए सेम रहेगा आंसर। अब प्राइवेट पर्पस के लिए क्या है कि जितने खर्चे होंगे उसमें से डेप्रीशिएशन की वैल्यू माइनस कर देनी है जो कि 10% ऑन एक्चुअल कॉस्ट होगी। इज इट, ये आपको बस याद रखना है, यानी प्राइवेट के लिए आपको थोड़ा सा चेंज आता रहेगा, बाकी ऑफिशियल पर्पस में मैंने आपको बता दिया कि सेम रहने वाला है। कि जो आपका एम्प्लॉयर का पहला वाला केस था कि एम्प्लॉय की गाड़ी है, एम्प्लॉयर खर्चे दे रहा है, सेकंड केस वही इसमें रिपीट हो जाएगा कि एम्प्लॉयर की गाड़ी है, एम्प्लॉयर ही खर्चे दे रहा है, बस एम्प्लॉय यूज़ कर रहा है, तो उस केस में 1800 और 2400 वाला ही केस लगने वाला है, और 900 रुपये पर मंथ ड्राइवर के खर्चे जाएंगे, चैफर के। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग दोस्तों जो आपको समझनी थी और मैंने समझा दी। बस यही था जो आपको मेनली फोकस करने वाली चीज़ें हैं दोनों परकेसेट के अंदर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो परकेसेट थे, इसलिए मैंने सिर्फ दो ही मेन परकेसेट को इतना टाइम लगाया है ताकि आपको ये भूले मत और समझ आ जाए अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो बस इन कंडीशंस को समझना है अच्छे से और करना है, बाकी और कुछ नहीं है। बस आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।